चलिए, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 5th लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई गेस 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो हमने जो डिस्कशन किया था, बेसिकली वो डिस्कशन हमारा था किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज की डेफिनेशंस को समझाया था और हेज अकाउंटिंग। तो आज बेसिकली हम हेज अकाउंटिंग को सीखने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वेरी यूजफुल लेक्चर है और पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 इस सीरीज में ही कवर होने वाला है। तो आई गेस इसका 5वां लेक्चर है और 5 लेक्चर समथिंग और लग सकते हैं। सो आज अकाउंटिंग को समझने वाले हैं हम। जस्ट अ मोमेंट। तो आपको स्क्रीन पे एक वो दिखने को मिल रही है। ये वाले नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये आपको भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ एडिशन हो रहा है इसलिए मैंने अभी इसको ग्रुप पे शेयर नहीं किए। सो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग को समझना है अगर आपने, सो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी इसको भी समझना पड़ेगा। पहले बेसिक्स के ऊपर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम जनरली जनरल एंट्री सीखने वाले हैं फेयर वैल्यू हेज की। जनरल एंट्री, तो सर जनरल एंट्री सीखना है ट्रांजैक्शन की, तो आपको दो बातें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। एक होती है हेज आइटम और एक होता है हेज इंस्ट्रूमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना। मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा। स्क्रीन सभी को विजिबल है। सो हम बात कर रहे हैं सर हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 4 लेक्चर्स में। तो वो 4 लेक्चर्स आपको मिल भी गए होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा हेज अकाउंटिंग का। वो आपकी बुक में भी गिवन है और मैंने नोट्स में भी उसको दिया है। तो सर अगर हम कई बच्चे बहुत डिले ज्वाइन करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑयल पड़ा हुआ है, और वो बहुत गैलन में, हजारों लाखों गैलन में आपके पास पड़ा हुआ है। अभी हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से 20,000 लीटर ले लेते हैं, है ना। गैलन में क्या यूनिट्स होती है वो हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 20,000 लीटर का ऑयल पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए रिस्क क्या है यहां पर। ये दिमाग में सबसे पहले बिठाना बहुत जरूरी। व्हाट इज द रिस्क बिहाइंड फॉर दिस? रिस्क क्या है यहां पे? कोई रिस्क फैक्टर है? नहीं है सर। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है प्राइस फॉल का कि प्राइस राइज का। यही बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है सर, कि कहीं प्राइस हमारी डाउन ना हो जाए, प्राइस हमारी फॉल ना हो जाए, है ना। ठीक है सर, मान के चलिए हमने ये जो 20,000 लीटर था, ये 1 लीटर की हमको प्राइस दी हुई है। मान के चलिए 100 रुपीज लीटर के अकॉर्डिंग हमने ये ऑयल क्या है बाई किया था। ठीक है सर, तो हमारे पास एक इन्वेंटोरी पड़ी है। दिस इज अवर इन्वेंटोरी। तो अब आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ जानी चाहिए, सर इन्वेंटोरी है, इट मींस दैट ये बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड है। तो अगर हेज अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहां पर कौन सा वाला हेज लगेगा? फेयर वैल्यू हेज लगेगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें हेज करना है तो ये जो इन्वेंट्री है ये हमारी क्या है? हेज आइटम है। दिस इज कॉल्ड हेज आइटम। ये हमारी हेज आइटम है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लग रहा है कि यार आने वाले समय में हमें इसको 6 महीने बाद बेचना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम 6 मंथ आफ्टर सेल करेंगे, 6 महीने बाद।
और अभी हम खड़े हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी को। तो हमें लगता है कि आज से 6 महीने बाद कहीं हमारे इस 20,000 लीटर, जिसकी 1 लीटर की प्राइस 100 है, मतलब हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर? 20,000 इंटू 100, ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज। अब हमारे मन में रिस्क है कि कहीं ये फॉल ना हो जाए, तो हमने क्या किया, एक 6 मंथ फ्यूचर बाय कर लिया। अब ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, 6 मंथ फ्यूचर। तो आप मुझे बताइए यहां पे शॉर्ट करें लॉन्ग करें? पहला क्वेश्चन अपने पास दिमाग में ये भी आना चाहिए, शॉर्ट और लॉन्ग। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे हैं प्रीवियस, तो आपको पता है कि यहां पर हम शॉर्ट सेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शॉर्ट सेल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है 1 जनवरी को, तो आपको क्वेश्चन ने प्राइस दे दी होगी, और लेट से हमने इसको 120 रुपीज, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ना, 120 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग सेल करने का क्या किया है, कमिटमेंट किया है। ठीक है सर, ये हमारी। अब बैलेंस शीट की डेट आती है 31 मार्च। 31 मार्च हमारी बैलेंस शीट की डेट है। अभी मैं क्वेश्चन की भूमिका समझा रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ गिवन होंगी, वेरी टेक्निकल है, इसलिए ध्यान से समझना कि सर बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च, हमने 1 जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज से 6 महीने बाद, मतलब 30 जून हमारा एक्सपायरी डेट है। तो क्वेश्चन में ये सारी डेट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ढूंढनी क्या पड़ेंगी? गिवन होंगी सर 30 जून, लेकिन ऐसे थोड़ी लिखा होगा, वहां कोई समझा थोड़ी रहा होगा आपको। तो आप मेरी लैंग्वेज समझ समझ के ढूंढना शुरू करेंगे ना कि सर 30 जून एक्सपायरी डेट है। तो अब एक होता है स्पॉट मार्केट, स्पॉट, और एक होता है फ्यूचर मार्केट। ये सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं तो ये भी नहीं पता है तो थोड़ा सा बिल्कुल भी अपने को नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज का। ये पता है ना, एक कैश मार्केट होता है, एक फ्यूचर मार्केट, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में प्राइस सेम होती है अलग अलग होती है? कितनों को पता है ये बात? सेम प्राइस होती है अलग अलग होती है? प्लीज रिप्लाई मी फॉर दिस। फॉर क्वाइंट योर इंफॉर्मेशन, जिनको नॉलेज नहीं है, दोनों में प्राइजेस अलग अलग होती है, डिफरेंट प्राइस होती है ना? तो हमें स्पॉट मार्केट में तो 100 रुपीज पर लीटर पता है 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी है, ये 1 जनवरी की आपको स्पॉट प्राइस गिवन। तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे गिवन होंगी, जैसे मैं यहाँ आपको भूमिका बना बना के समझा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन में भी आपको सिचुएशन गिवन होंगी। तो सर स्पॉट प्राइस तो हमारी क्या है, 100 रुपीज पर लीटर है। फ्यूचर हमने कर लिया 120, ये फ्यूचर की प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी सर, लेकिन अभी हमको पता करना है। अब एक बैलेंस शीट आ गई 31 मार्च। अब यहां पर जो स्पॉट में है वो हो गया 90, और इधर हो गया 115। अब ये जो 115 प्राइस दी है वो आपको गिवन है 3 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फ्यूचर। अब ये भी समझना बहुत जरूरी, क्या किसी स्टूडेंट को पता है ये 3 मंथ फ्यूचर का क्या मतलब है? ये 31 मार्च को 3 मंथ फ्यूचर का क्या मीनिंग है? ये था 6 मंथ फ्यूचर। बहुत टेक्निकल पार्ट है, समझना पड़ेगा। सर क्या समझे, इतना सारा लिख दिया आपने, हेज आइटम, हेज इंस्ट्रूमेंट, 1 जनवरी, सारा समझाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक स्टॉक पड़ा था 20,000 लीटर, जिसकी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 लीटर 100 रुपीज लीटर थी, जो हमने 1 जनवरी को स्पॉट मार्केट में पाई। मतलब अगर अभी हम जाए बाजार से 100 रुपए लीटर में तेल खरीद के लेकर आ सकते हैं। और ये है फ्यूचर की कि अगर हम कमोडिटी मार्केट में ऑयल को शॉर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो 120 रुपए में बेचने को तैयार है, 120 होने की चांसेस हैं। और अगर ये तो 1 जनवरी का है, तो यहां से तो 6 मंथ था, लेकिन 31 मार्च को आए तो 31 मार्च के बाद मई, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे गिवन है।
मतलब 31 मार्च को जाकर अगर आप ये ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, सेल करोगे, तो वो 115 पे मिलेगा। अब आपसे एग्जाम में जनरल एंट्री पूछ ली जाती है। पास द जनरल, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है। तो अभी टाइम वैल्यू मनी ये सब इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी। तो सर अब आपको दो प्रकार की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक हेज आइटम की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और एक इंस्ट्रूमेंट की करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट है, पहले बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के सिर के ऊपर से चले जाए। ये थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, IFRS 9 है तो सरल नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सा अपडेटेड होना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, हमने एक IS2 भी पढ़ना है, इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्री को हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू पर वैल्यू किया जाता है। तो सर 31 मार्च को आपको इन्वेंट्री के रूप में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बस इतना आंसर दे दो। आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इतना आपको बताना है। सीधी बात है सर, जो 100 रुपए की आइटम थी हमारी, वो 90 की होगी, तो हमें हेज आइटम में तो नुकसान हो गया ना। तो हेज आइटम के लिए सीधे नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते। प्रॉफिट एंड लॉस कितने से डेबिट करते सर? जो हमारा 100 रुपए लीटर का तेल था वो 90 रुपीज हो गया, मतलब 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो 20,000 मल्टीप्लाई 20,000 को डेबिट कर दिया। क्या दिक्कत थी सर इसमें? कहां आप डिफिकल्ट बता रहे हो, सिंपल। टू क्या कर दें सर? टू क्या करें सर? इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो, कहां दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये जनरल एंट्री पास हो गई, पूरी एक जनरल एंट्री है। कि सर आपने हेज आइटम के लिए एक जनरल एंट्री कर ली 2 लाख रुपए का। आपका माल जो 100 रुपए का था वो 100 रुपीज को हो गया 31 मार्च को, ये बैलेंस शीट डेट पर। अब एक आपका 1 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 जनवरी को, उसको बोल रहे डेरिवेटिव्स। पीछे के लेक्चर से पूरा लिंक। एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, किस प्राइस पे किया था जरा बताना क्वेश्चन में, किस प्राइस पे किया था? इस एग्जाम्पल में किस प्राइस पे हमने ऑयल को बेचने का कमोडिटी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट किया था? ये बात बच्चे कई 115 लिख रहे हैं। क्या 115 में मैंने बेचने की बात करी है? नहीं सर, आपने 120 में बात बेचने की बात करी थी कि हम 120 रुपए में सेल करेंगे। तो ये तो इनिशियल, ये इस डेट पर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आपको कोई भी जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी को आपकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने केवल एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसमें कोई फायदा या नुकसान आपको नहीं हुआ। लेकिन अब 31 मार्च को आते हैं, आपने कितने में सेल करने की बात कर दी है? आपने जून में कितने में माल बेचना है? जल्दी बता दो बेटा, कितने में माल बेचना है? सर 120 में बेचना है आज से 6 महीने बाद। लेकिन बैलेंस शीट पर 3 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट कितने पर मिल रहा है? 115 पे बात हो रही है आपको। आप तो 120 में बेचने की बात करो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस ये पहचान लिया आपने तो आपका काम हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज पे कमोडिटी मार्केट में वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप 120 में करके आए थे वो 115 में हो रहा है। तो अब आधे लोग लॉस बोलेंगे, आधे लोग प्रॉफिट बोलेंगे। तो मैं कॉल कर लेता हूं, कितनों को लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है और कितनों को लग रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है ना? सोच के देना आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है, गलत इसमें बोलेंगे। लॉस और प्रॉफिट, ऑप्शन बी। और वोट जरूर देना बेटा इसमें ना, कई बच्चे बड़े डिले आ रहे हैं। लॉन्च कर दिया है मैंने।
जनता बटी हुई है अभी तो, आधे तो वोट डालते नहीं है ना, आधे तो बजरंग दल के सदस्य हैं, बोले हम तो वैलेंटाइन डे मनाते भी नहीं है, मनाने भी नहीं देते हैं। हम्म। बजरंग दल की हमने मेंबरशिप ले रखी है सर, और वो ऐसे 6 लोग बैठे हैं क्लास में भी, 50-50% चल रहा है अभी माहौल। 5 लोग जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बन जाएगी, वो सरकार बनाने नहीं देंगे, लेकिन वो 5 लोग, जो 5-6 लोग क्लास में हैं, जिनने वोट नहीं डालना है, कसम से मेरे समझ में नहीं आती है 5 लोग कौन है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इन लोगों को। हर क्लास में जब भी वोटिंग होती है यही लोग वोट नहीं देते हैं, और आधे क्लास क्लास में बकायदा है, पूरी रेगुलर रहेंगे क्लास में। तो 50-50% जनता है, 50% जनता बोल रही है लॉस होगा, 50% जनता बोल रही है, तो ये देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है कि मतलब सबको कंफ्यूजन है ना। तो अब आप बताइए, आपने बेचने में बात करी थी 120 रुपए में, 120 में सर हमने सेल करने की बात करी थी, वो मार्केट में अब वो कॉन्ट्रैक्ट 115 का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें क्या हो गया, फायदा हो गया ना। आज हम जो कॉन्ट्रैक्ट 120 में सेल करना चाह रहे हैं वो 115 में सेल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला था शॉर्ट में हमें फायदा कब होता है, जब प्राइस क्या है गिर जाती, तो यहां पर क्या होगा सर, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो कई लोग पेन चलाए बगैर मान नहीं रहे हैं। ठीक है सर, तो ये प्रॉफिट होगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा बेटा यहाँ पे। स्टॉक एक्सचेंज कुछ देने वाला है, कुछ मिलने वाला है। सर स्टॉक एक्सचेंज हमको पे करेगा, हमने तो 120 में बात बेचने की बात कर दी, वो तो 115 में बिचवाने के लिए, तो 5 रुपए का सर हमको बेनिफिट हो गया, तो 1 लीटर पे 5 रुपए का बेनिफिट हुआ ना। तो ये जो डेरिवेटिव्स आइटम है यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा कि कुछ पे करना पड़ेगा, तो सर कुछ मिलने वाला है, 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपीज मिलने वाला है। तो जनरल एंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, अकाउंट डेबिट, 20,000 इंटू 5 टू ओसीआई, और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जानबूझ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही कर दूं क्या इसको, कि ओसीआई लिखूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूं, कुछ समझाया था प्रीवियस लेक्चर में नहीं। चौथा नंबर का लेक्चर यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जो स्टूडेंट यूट्यूब पे कई देखते हैं बच्चे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर में सीक्वेंस में डाले जा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप सभी देख सकते हैं। कहां डाल लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओसीआई। तो सर आपने बताया था फेयर वैल्यू हेज में कहा जाता है, ओसीआई में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो डेट थी 31 मार्च की, अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट आई 30 जून, उस दिन प्राइस हो गई 110, ये एक्चुअल प्राइस। तो अब हमें फिर से एक आइटम बुक करना पड़ेगी, उस दिन एक्चुअल प्राइस हो गई 90। तो सर अब बताइए यहां पे इन्वेंट्री में क्या जनरल एंट्री होगी 30 जून को, 30 जून को जनरल एंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, सोचो बेटा, ये सोचना ही है यहां पर, और कुछ नहीं करना है। सर हमारा जो इन्वेंट्री का स्टॉक हम 90 पे लेकर आ चुके थे, आज 30 जून को उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 110 हो गई ना उस इन्वेंट्री की वैल्यू। तो हमको अगेन क्या हो गया यहाँ पे, जो 90 रुपए का माल था वो हमारा 110 रुपए का हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कितने का बेनिफिट हो गया हमको, 20 रुपीज का यहाँ पे गेन हो गया। तो फिर जनरल एंट्री पास कर दें, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितना, तो सर 90 की चीज 110 हो गई, तो 20 रुपीज का, तो अगेन 20,000 लीटर था ना, इंटू 20, 4 लाख। इस माल को आपने बेच दिया उठा के,
तो जनरल एंट्री, अब ये माल, अभी मैं हेज आइटम की एंट्री भी सिखाऊं, इस माल को उठा के आपने बेच दिया उस दिन, इन्वेंट्री एक्चुअल कीमत उसकी 110 हो गई ना, तो 20 रुपए से इंक्रीज होगी ना अंकर। 90 पे तो लेकर जा चुके थे ना, 1 जनवरी को, तो 30 जून की वैल्यू है, 31 मार्च को 90 थी, यहाँ 110 हो गई, तो 90 और 110 का डिफरेंस है 20 रुपीज। अब सर जनरल एंट्री करना है, इन्वेंट्री को सेल कर दिया, तो जब इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो उसको कहां पे डाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, अकाउंट, डेबिट कर देंगे सर। कितने से डेबिट कर देंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, 110 रुपए का माल हो चुका है, इंटू 20,000। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये जनरल एंट्री पूछते हैं एग्जाम में, आईएफआरएस में तो पूछते हैं जनरल एंट्री। जीरो वगैरह देख लेना आप लोग, 110 इंटू COGS है ना, जब माल बेच देते हैं तो इन्वेंट्री को उठा के कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया। अब सर बात यहां पर आती है कि हेज आइटम में हमको, और हम तो इसको 115 पे लेकर प्रॉफिट बुक कर चुके थे, अब वो 110 हो गया, तो अगेन 5 रुपए का हमको बेनिफिट हो गया, 115 से हेज आइटम में 110 हो गया ना, फिर 5 रुपए का बेनिफिट हो गया। देखा जाए तो जो चीज हमने 120 में बेचनी थी वो 110 में है, तो अब यहां पर बताइए, वो माल जिसको हम 115 पे बेच रहे थे, अब वो एक्चुअल में कितने में बिक रहा है, 110 में बिक रहा है। मैं 1 सेकंड आ रहा हूं यार, है ना, 1 सेकंड भी, इसको पॉज करके जाओ, नीचे कोई आया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगला प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? हम्म, जल्दी बताइए, मौका दिया है आप लोगों को। तो सर यहां पर जनरल एंट्री 30 जून को एक और होगी, 30 जून को एक जनरल एंट्री और होगी, 30 जून। तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर फिर हमारी एक फाइनेंशियल एसेट्स बन जाएगी 5 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपीज की, टू टू क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख। बताइए अब स्टॉक एक्सचेंज से जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट करेंगे वो क्या करेगा, कितना पैसा आपको दे देगा? यही बात सोचने के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, कितना पैसा आपको दे देगा। तो सर आपने 2 एंट्री करी थी ना, 1 लाख की ये एंट्री करी है और 1 लाख की एंट्री करी, उठा के आप बैंक से वहां से पैसा ले आओगे। टू टू कितना, फाइनेंशियल एसेट्स। वेरी टेक्निकल, बच्चों को लगता है ये सोचना। सेटलमेंट हो गया सर। तो हमने दो, अब मैंने आपको दो जगह, दो डिफरेंट सेगमेंट में जनरल एंट्री समझाई, हेज आइटम की एंट्री अलग समझाई और हेज इंस्ट्रूमेंट की जनरल एंट्री अलग समझाई। अगर इस लेवल का आप सोच सकते हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, बीपीपी के स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन गिवन है, वो मैंने यहां पे छाप दिया है और वो आप लोगों को अभी करना है। अब ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप गंगा नहा लिए। तो अब आपको ही करके दिखाना है जनरल एंट्री की, डिफिकल्ट लैंग्वेज आप अभी के अभी समझ के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको 5 से 10 मिनट का मौका दिया जा रहा है।
स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल समझा, अपोजिट बताया है मैंने, बस इतना वर्ड मैंने हिंट दे दिया आपको। सर एग्जाम में ऐसी डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज आएगी तो हम कैसे करेंगे बेटा? आपको पढ़ना है क्वेश्चन, तो आपके सामने बीपीपी के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ऑन जुलाई 2006 जूल्स एक्वायर्ड 10,000 ounces of a material which it held in its inventory। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास 10,000 ounce क्वांटिटी है, वो पड़ा हुआ है स्टॉक में, मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल। द कॉस्ट ऑफ 200 पर ounce, मतलब सर 200 मल्टीप्लाई 10,000 करें तो कितना आ जाएगा? अराउंड 2 लाख आ जाएगा। ठीक है सर, 20 लाख हो जाएगा, है ना? तो 20 लाख, हाँ 2 मिलियन उन्होंने साइड में लिख दिया कि मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट हमको 2 मिलियन पड़ती है, $2 मिलियन। जूली वॉज कंसर्न दैट द प्राइस ऑफ दिस इन्वेंट्री वुड फॉल ऑन जुलाई 2006। He sold 10,000 ounce in the future market for 210 per ounce। तो ध्यान रखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पे हुआ ये हमेशा लिख लिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट गेम यही है सर कि आप क्या करें, जिस प्राइस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हमेशा अंडरलाइन कर लें एग्जाम में, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये कर दिया हमने अंडरलाइन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 210 पर। अब सर हमें हेज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस या फायदा देखना है, तो हमारी टेंटेटिव डिलीवरी डेट कौन सी है? डिलीवरी डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिलीवरी डेट है, इसको भी हाईलाइट कर लो बेटा। ये एग्जाम में छोटे छोटे टिक्स आपके काम आएंगे, टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली, तो सर इसको भी हाईलाइट कर दिया, एग्जाम में भी ऐसे आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2006 को, और बैलेंस शीट की डेट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो बैलेंस शीट डेट भी आ गई 31 दिसंबर 2000। अब देखो यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दी हुई है 220 पर ओंस, तो ये तो कैश मार्केट की इन्वेंट्री है, और 30 जून को अगर फ्यूचर प्राइस आपको दे रखा है ये 227 पर ओंस, बस बैलेंस शीट डेट पर आपको 227 पे फ्यूचर मिल रहा है। आपने कितने में बेचने का वादा कर दिया है? 210 में बेचने का वादा कर दिया है, और प्राइस फ्यूचर मार्केट में उसकी कितनी होगी? 227 हो गई। बेटा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस यही आपको बताना है। यहां पर लॉस और प्रॉफिट डेरिवेटिव्स आइटम में जल्दी लिखो बेटा, क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं आज मुझे। सर लॉस हो गया ना, हमने लॉस कैसे हो गया सर? बेटा हमने कमिटमेंट कर दिया 210 में बेचने का, मार्केट में वो प्राइस जब 220 में बिक रही तो हम तो सस्ता बेच रहे, तो 10 रुपए का हमें लॉस हो गया। सॉरी 10 का नहीं हुआ, 17 रुपए का है ना, $17 का, $17 पर ओंस। तो 10,000 मल्टीप्लाई $17 पर ओंस, तो सीधी बात है सर जनरल एंट्री क्या होगी सर यहाँ पे? सर आप भी बच्चों जैसे क्वेश्चन है, क्या बचा उसमें अब? बचा कुछ? तो यहां पे एग्जाम में भी आपको जनरल एंट्री पास करना है। फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो सर $10,000 इंटू 70 टू। अब यहां पर आप बताइए, आप लायबिलिटी लिखेंगे या एसेट लिखेंगे? तो बेटा यहां पे फाइनेंशियल, तो एग्जाम में आपको बस यही वर्ड ध्यान रखना, फाइनेंस, नहीं तो पता चले सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने एसेट बता दिया था, तो यहां 17 लाख की क्या होगी? ये जनरल एंट्री किसकी है? सिर्फ समझने के लिए एग्जाम में, हेज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है सर, ये हेज इंस्ट्रूमेंट की होगी। सेकंड, अब बेटा अपने वापस क्वेश्चन पे आए, तो जो इन्वेंट्री हमारी 200 पर ओंस की थी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? जल्दी बताओ कितनी हो गई? क्वेश्चन में दी हुई है 220 पर हो गई, तो 20 का यहां पे फायदा हुआ कि नुकसान? जल्दी बताओ।
फायदा या नुकसान, लॉस और प्रॉफिट चैट बॉक्स में लिखना, इतना स्लो मत चलवाओ मुझे। बेनिफिट सर 200 का जो $200 का जो इन्वेंट्री था वो 220 हो गया, तो $20 का यहाँ पे फायदा हो गया। तो यहाँ पर फायदा हुआ तो इन्वेंटरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर। तो सर 20 का फायदा हुआ था, 10,000 था, तो 2 लाख का फायदा हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब वापस आए अगली डेट पर, तो सर ऑन 30 जून ट्रेडर सोल्ड द इन्वेंट्री एंड क्लोज द फ्यूचर पोजीशन एट स्पॉट प्राइस 230। तो अब मुझे बताइए इन्वेंट्री में कितने का फायदा हुआ। इन्वेंट्री में सर 220 की जो चीज थी हमने 230 में बेच दी। आपको बुक में भी जनरल एंट्री गिवन है। अब इन्वेंट्री आपने 230 में बेच दी है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री का अपवर्ड वैल्यूएशन करें ना। यहां पर 220 से 230 हो गया, तो 10 रुपए का यहां पे फायदा हुआ सर। आ जाओ, ये एंट्री कब करेंगे, 30 जून को जनरल एंट्री पास करेंगे। इन्वेंट्री वाली, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, तो सर 10 का फायदा हुआ 1 लाख। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ, फायदा नुकसान, और 1,70,000 होगा जो भी एंट्री ऊपर थी। 17 लाख लिख दिया था मैंने, 170। एक जीरो मेरे से कई बार ज्यादा लग जाता है। ये तो इन्वेंट्री की थी। अब सर प्राइस उस दिन कितनी हो गई, 230 हो गई। हम फ्यूचर कितने पे लेकर आ चुके थे। तो अब आपको बताना है बेटा, मेरे को तो क्लास में बिल्कुल ऐसे बच्चे इस बार लग रहे हैं कि कुछ ही हार्डवर्क बिल्कुल भी जीरो है। तो सर 230 हो गया हमारे इस क्वेश्चन में, अगर देखा जाए ये 230, इसको भी अंडरलाइन कर लो। तो सर हमने फ्यूचर लेकर आए थे 227 पे 230 में, जो चीज 230 में बिक रही थी हमको उसको 227 में क्या करना पड़ रहा है। तो सर अगेन हम यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो 30,000 का हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो फाइनेंशियल, तो लाइबिलिटी लिख दी हमने 30,000। लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे सर, करना पड़ेगा कि नहीं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दो सर, कितना, 2 लाख का पेमेंट कर दो, टू कैश। और वो जो माल बेच दिया था उससे अपने को पैसा मिल जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने में बेचा था, 230 में बेचा था ना। और जो इन्वेंट्री पड़ी रहती है उसको कहां ट्रांसफर कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। तो इन्वेंट्री, तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा बुक का एग्जांपल। कितनी सिंपल अकाउंटिंग है सर, है डिफिकल्ट, कितने को समझ में नहीं आया है कोई क्लास में ऐसे बच्चे। चलो मेरे को उम्मीद दिख रही है कि सबको समझ में आ गया होगा ये।